Moving on to the next section, that is section 119. और ये सेक्शन आपको किस चीज के बारे में गाइड करता है? इंस्पेक्शन। किस चीज का इंस्पेक्शन? मिनट बुक, जो भी मीटिंग्स हुई है उसका रिकॉर्ड रखा गया है, ओके, उसका आपको इंस्पेक्शन करना है। बट यू कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग ओनली, है ना? What is the provision in this relation? तो बहुत सिंपल चीज है कि जो भी मिनट्स कंपनी ने बनाई है, it should be kept at the registered office, open for inspection during business hours without charge. Maybe there are certain restrictions, okay? However, at least ये necessary है, every day मिनिमम आपको, मतलब जो भी बिजनेस वर्किंग डे है उसमें आपको मिनिमम 2 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। मतलब मैं जाता हूं तो मुझे 2 आवर्स मिलने चाहिए इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है। इट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, ओके, फॉर एवरी बिजनेस डे। अगर मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट विजिट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, बट आई मेक अ रिक्वेस्ट to provide a copy, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉपी प्रोवाइड करो, तो मुझे वो कॉपी 7 डेज के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। नाउ दिस डिमांड फॉर कॉपी मे बी, द कॉपी may be demanded in a physical form, that is a paper form, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिमांड किया है, then they cannot claim any charge from me. It will be free of cost. Okay? But अगर उन लोगों ने मैंने उन लोगों के पास से फिजिकल कॉपी डिमांड किया है, then maximum ₹10 per page. ये मैक्सिमम है। What they can charge? Maximum ₹10 per page. Okay? और मुझे 7 डेज के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो चीज मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी के लिए 25,000 का पेनल्टी है और ऑफिसर के लिए 5,000 का पेनल्टी है। इज दैट ओके? बढ़ते हैं आगे। ये तो कंपनी को पनिश करने की बात हुई, ओके, बट मेरा पर्पस तो अभी भी सर्व नहीं हुआ है। मुझे कॉपी चाहिए थी, मुझे कॉपी मिली नहीं है, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उनके पास पावर है कि वो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है, और उस डायरेक्शन में वो बोलेंगे दैट द कॉपी शुड बी प्रोवाइडेड फोर्थविथ, इमीडिएटली, ओके। ये रूल 26 मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। On payment of such sum as may be specified in the articles, but not exceeding sum of ₹10 for each page or part of the page, obviously, okay? और अगर सॉफ्ट कॉपी में है, then it should be provided free of cost, okay? This was about इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक्स। किसी को प्रॉब्लम है, इसमें डाउट है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए, ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होना चाहिए, कोई चार्ज, अगर मैं वहां पे मैं खुद वहां पे जाता हूं तो मेरे पास से कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। देयर कैन बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ओके, बट द मिनिमम टाइम द ऑफिस शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन इज 2 आवर्स ड्यूरिंग द बिजनेस डेज, ओके। अगर मैं कॉपी डिमांड करता हूं बाय वे ऑफ अ कोरियर और एनी अदर मैनर, देन आई मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 7 days ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को 25,000 रुपए का, और हर एक ऑफिसर जो गिल्टी है उसको 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ट्रिब्यूनल कंपनी को गाइड करेगा या ऑर्डर देगा, गाइड करने की जगह बोलेंगे बाय ऑर्डर, डायरेक्ट
the company to immediate inspection and provide a copy. Physical copy है तो maximum charge they can recover is 10 rupees per page or part of the page. Soft copy है तो free of cost. Okay, this is what was there in the inspection part. Okay. दूसरा है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कंपनी ने जो भी रिकॉर्ड रखे हैं अपार्ट फ्रॉम द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, देन दे ऑल्सो मस्ट बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, और आपको उसको अकॉर्डिंग मैनर में मेंटेन करना पड़ेगा. तो इसमें कुछ कंपनीज के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या तो ऐसी कोई कंपनी है जिसके मिनिमम 1000 मेंबर्स है, मतलब 1000 या उससे ज्यादा है मेंबर्स, तो कंपलसरी वो जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट हम जैसे बोलते हैं कि लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही के वही है, बट कौन से फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि वो रिट्राइव हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके, इस तरह से उसको मेंटेन करना है. ओके, उसके साथ साथ once okay there should be a facility of digitally signing the documents. आप जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर पॉसिबल होना चाहिए, और एक बार उसके ऊपर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी का साइन हो गया उसके बाद वो अल्टर नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. इस तरह के प्रोविजंस होना चाहिए. ओके, that is what is written in this entire topic. Okay, पढ़ते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी ने मेंटेन किए हैं दे शुड बी अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड, या तो उसका कॉपी भी अगर मांगो तो मिलना चाहिए. okay? in electronic form or in such form and manner as may be specified. Okay, सबसे पहला क्या है, the document to be kept in electronic form. कौन सी कंपनी के लिए? Every listed company or a company having at least 1000 shareholder, debenture holders and other, मतलब टोटल मिला के 1000 होंगे तो भी चलेगा. सिर्फ 1000 शेयर होल्डर है तो ही ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. कुल मिला के शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ये सब मिला के भी 1000 से ऊपर हो गए या 1000 भी हो गए तो उनको कंपलसरी डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना पड़ेगा. हु इज रिस्पॉन्सिबल? एमडी, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड. कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. that you are a person responsible for maintaining the electronic records. Okay, then where a company maintains its records in electronic form, any duty imposed by the act or rules thereunder to make those records available for inspection or to provide copies of the whole or a part of those shall be construed as a duty to make the records available for inspection. Okay, आपके ऊपर डेटा मेंटेन करने का ड्यूटी है तो आपके ऊपर डेटा का इंस्पेक्शन अवेलेबल करवाने की भी ड्यूटी है. अगर मुझे डेटा मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है तो मेरे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अगर मेरे पास से वो डेटा मांगे इंस्पेक्शन के लिए तो मुझे वो प्रोवाइड भी करना पड़ेगा. उसका कॉपी मांगे तो कॉपी भी देना पड़ेगा. और सेम प्रोविजन है. ओके, अगर फिजिकल कॉपी मांगा तो 10 रुपीज पर पेज मैक्सिमम. मैंने आपको कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बताई है कि जहाँ पे डेटा इलेक्ट्रॉनिक मैनर में है वहां पे वो रिट्राइव, रिप्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए. डिजिटल सिग्नेचर का फैसिलिटी होना चाहिए, और एक बार वो साइन हो गया उसके बाद वो अल्टर नहीं हो सकता है, ऐसा भी फैसिलिटी होना चाहिए. इट कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस इट इज साइंड. ओके, that was about maintenance and inspection of documents in the electronic form. Okay,
नेक्स्ट पार्ट इज मीटिंग्स। हमें अभी तक सारे अलग अलग टर्म्स, कोरम क्या होता है, नोटिस क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, ओके, मिनट्स बुक क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, ये सारे चीजें हमने समझी। ओके, अब हम मीटिंग को प्रॉपरली कन्वेन, we'll arrange the meeting in a proper manner। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की जनरल मीटिंग के बारे में बात किया हुआ है। एक होता है एजीएम और दूसरा होता है ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, one is a annual general meeting, other is extraordinary general meeting। एजीएम के लिए क्या प्रोविजंस है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कशन में ही बता दिया है। ओके, हर एक वो कंपनी, वेदर इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। ओके, ऐसा कोई भी कंपनी हो जो पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, उसको हर साल ओके एक एनुअल जनरल मीटिंग शेल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। अब इधर ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं होगा, इधर ईयर माने कैलेंडर ईयर होगा, भले नहीं लिखा हुआ है बट इट वुड बी अ कैलेंडर ईयर। एंड द गैप बिटवीन टू एजीएम शेल नॉट बी मोर देन 15 months। और मैंने इसके लिए आपको ऐसा एग्जांपल दिया था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, लास्ट ईयर मेरा एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था 15 नवंबर 2019, दिस इज अ रेयर पॉसिबिलिटी है, इतना लेट कभी भी किसी कंपनी का जनरल मीटिंग नहीं होता है। बट फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके अगर मैं 15 मंथ्स का टाइम गिनूं, क्योंकि मुझे 15 मंथ्स तो वैसे भी अलाउड है, तो कौन सा मंथ आ जाएगा, 15 फेब 2021। मतलब मैं इस डेट से पहले कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग कर दूं तो चलेगा, बट देयर इज वन मोर कंडीशन कि एवरी ईयर एक होना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले मुझे एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या उसी दिन तो भी चलेगा। ओके, the company shall specify the meeting as such, that is it is annual general meeting in the notices calling it। अगर फर्स्ट एजीएम है, कंपनी नया नया इनकॉर्पोरेट हुआ है, पहला एजीएम है, देन उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हो, ओके, वहां से लेके 9 months, मतलब अगर कंपनी लेट्स से सितंबर 2019 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 20, वहां से लेके 9 months के अंदर अंदर, मतलब 31, एज आई टोल्ड यू, एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग तो होना ही चाहिए। ओके, इन एनी अदर केस, आपको ये सारे प्रोविजन एक साथ पढ़ने हैं, बी वेरी मच केयरफुल। एजीएम शेल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये तीसरा कंडीशन आ गया कि आपका फाइनेंशियल, अब ये तो फर्स्ट एजीएम था तो आपको अभी भी 31 दिसंबर तक का टाइम मिला, बट अगर सेकेंड एजीएम ऑनवर्ड्स है तो आपको जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 6 months के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले आपको ये करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू कि इतना लेट कभी कोई करता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया था। ओके, बट इतना लेट कभी कोई करता नहीं है। नेक्स्ट जुलाई अगस्त, उसमें हर एक कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो ही जाता है।
Okay. The section further states that when a company holds its first AGM as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation. Obvious है, year of incorporation कौन सा है 2019, तो उसमें उसको कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है. Moreover, the registrar may allow an extension of 3 months for special reasons. मतलब यहां से लेके 3 months तक का, सॉरी 31 दिसंबर 20 तक का वो टाइम अलाउ कर सकते हैं. एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता भी है. Okay? But in 99% of the cases, the general meetings are completed latest by August, क्योंकि कंपनी को नंबर ऑफ कंप्लायंसेस करने होते हैं. ओके, और इनका ऑडिट ऐसा नहीं है कि ईयर खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है, वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है. जैसे कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल टू मार्च वाला, तो अप्रैल मंथ खत्म हुआ उसका ऑडिट हो जाएगा, मार्च खत्म, मई खत्म हुआ उसका ऑडिट हो जाएगा. इट इज कंटिन्यूअस. जो भी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे आर्टिकल्स लगभग पूरा साल निकाल ही देते हैं. ओके, एग्जांपल, Amaze Private Limited close financial year on 31st March. According to section 96, the company should hold its annual general meeting for 17-18 by 30th September. Obvious है, जिस डे को आपका ईयर एंड होगा वहां से लेके मैक्सिमम 6 months, unless an extension is granted by ROC on special reasons. Yes, ROC मैक्सिमम 3 months का है. देखो, मतलब अगर ये कंपनी आरओसी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो उन लोगों ने सीधा 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, ऐसा नहीं है. इट इज मैक्सिमम 3 months. So the extension can be of 1 month, 2 months, 15 days, 20 days, whatever. है ना, 3 महीने से ज्यादा नहीं. Abhyush Limited was incorporated on 11th December. When should the company hold its meeting? इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा 31st March 17, वहां से लेके 9 months के अंदर. सिंपल, 31st December 2007. ओके, एक और प्रोविजन जो ऊपर नहीं लिखा हुआ था, मे बी इट शुड बी कॉल्ड बिटवीन 9 AM and 6 PM only, मतलब ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. दैट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे. और कहाँ पे रख सकते हैं? आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज where the registered office is situated. समझो कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस वडोदरा में कागली बाग में है. My registered office is in वडोदरा कागली बाग. तो मुझे या तो यहीं पे रखना पड़ेगा जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे, या तो वडोदरा में कहीं पे भी मैं जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, बट नॉट आउटसाइड वडोदरा. ओके, वो किसके लिए है? ये लिस्टेड करने के लिए था. Provided that annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. Unlisted company कहीं पे भी इंडिया में अपना जनरल मीटिंग रख सकता है अगर सारे मेंबर्स पॉजिटिवली उसको रिप्लाई करते हैं तो. okay? And the central government is also having certain powers. Okay. It may exempt any company from the provisions of this subsection subject to such conditions that it may impose. Okay. और नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या होगा? जो नेशनल हॉलीडे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, that would be considered as. Be very much clear. ये जो मीटिंग में नेशनल हॉलीडे वाली बात कही है कि नेशनल हॉलीडे पे नहीं होना चाहिए, this is applicable to
ओनली एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहां पे बोर्ड मीटिंग की बात है, बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे जिस दिन होता है तब भी हम लोग कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एग्जाम्पशन 2 सेक्शन 8 कंपनीज। ओके, चलिए ये पढ़ लेंगे आप। एग्जाम्पशन 2 गवर्नमेंट कंपनीज, उनके लिए it should be called during 9 a.m. and 6 p.m. and that day is not a national holiday either at a registered office or at any such other place within the same town. Okay, but ये किसको एप्लीकेबल होगा? देखो, जिस कंपनी ने ये डिफॉल्ट ना किया है ना, एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज फॉर एनुअल रिटर्न एंड दिस इज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऑन टाइम आरओसी को ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये आपको पढ़ना है, दिस इज सेल्फ रीडिंग पार्ट। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, जो मैंने आपको सेल्फ रीडिंग कहा है ना, उसी का ये पावर है। इफ एनी कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कॉलिंग द एजीएम, कंपनी एजीएम कॉल नहीं करता है, ओके, तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है या आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है उसको इग्नोर करके, प्लीज बी वेरी मच केयरफुल, अगर कोई भी कंपनी उसके डेजिग्नेटेड टाइम पे एजीएम बुलाता नहीं है तो ट्राइब्यूनल, उन लोगों ने, कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है या लॉ में क्या लिखा हुआ है उसको इग्नोर करके, अगर कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देता है कि कंपनी को एजीएम बुलाना चाहिए था पर कंपनी ने बुलाया नहीं है, तो अब कौन बुलाएगा? Who will call? The tribunal will call the annual general meeting. ओके, और इसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेबल डायरेक्शंस हैं वो भी ट्राइब्यूनल देगा और कंपनी को वो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर? Provided that such directions may include a direction that, इसमें ये भी हो सकता है, होगा ऐसा नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, that one member of a company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a valid meeting. एक मेंबर भी आया, या तो वो इन पर्सन आया या उसने प्रॉक्सी को भेजा, तो भी मीटिंग वैलिड माना जाएगा। It is not always given as a direction, but कंपनी चाहे तो ऐसा डायरेक्शन भी दे सकती। और जो एजीएम ट्राइब्यूनल के कहने पे हुआ है, वॉट एवर एजीएम इज हेल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ और ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, देन इट शैल बी ड्यूली कन्वेड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। ऐसा ही माना जाएगा कि ये कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है, मतलब उसने अपने प्रोविजंस को फुलफिल कर दिया। ये सेक्शन 98 जो मैंने आपको सेल्फ रीडिंग के लिए कहा है, ओके, वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है। If for any reason it is impracticable to call a meeting other than an annual general meeting, एजीएम के अलावा कोई मीटिंग बुलाना है पर अभी वो पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, any manner in which the meetings of the company called or to hold or conduct the meeting of company in the manner prescribed,
The tribunal may either suo motu, okay, suo motu means on its own, कोई ट्राइब्यूनल को चाहे ना ले, जैसे ही ट्राइब्यूनल को पता चलेगा, कैन गिव ऑर्डर्स फॉर होल्डिंग द मीटिंग, or on the application of any director or member of the company who would be entitled to vote at the meeting. या तो अपने आप कर सकता है या कोई एप्लीकेशन देगा, एनी डायरेक्टर और मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट. क्या ऑर्डर देंगे? ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड गिव सच ancillary directions or consequential directions as it may think fit. Okay? ये आगे जैसा ही है, पहले जो पढ़ा था सेक्शन 97 क्या था, एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए था. ये है अदर देन एजीएम के लिए. इसमें कंपलसरी कोई मेंबर एप्लीकेशन देगा तो ही ट्राइब्यूनल एक्ट कर सकता है. अ मेंबर हैज टू गिव एन एप्लीकेशन तो ही ट्राइब्यूनल उस पर काम करेगा. ओके, सेक्शन 98 में दोनों तरह से हो सकता है, ट्राइब्यूनल सकता है या कोई अगर एप्लीकेशन देगा. सेक्शन 97 में सिर्फ मेंबर एप्लीकेशन देगा, सेक्शन 98 में डायरेक्टर भी एप्लीकेशन दे सकता है. ओके, तो ट्रिब्यूनल मीटिंग होल्ड करने के लिए ऑर्डर्स देगा, उसके लिए जो भी नेसेसरी डायरेक्शन, और आगे जो प्रोविजन पड़ा था कि एक मेंबर प्रेजेंट होगा तो भी उसको वैलिड मीटिंग माना जाएगा, ऐसा डायरेक्शन वो इंक्लूड. द लास्ट थिंग इज इट विल बी अ ड्यूली कॉल्ड मीटिंग ऑफ कंपनी, भले उसको ट्रिब्यूनल के कहने पे किया गया हो, एज अ मीटिंग ऑफ कंपनी ओनली. सेक्शन 96, 97 या 98 में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको फॉलो करने में अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है तो कंपनी के लिए, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू. ओके, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पेनल्टी स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है. ओके, मतलब 1 लाख रुपए सिर्फ लिखा हुआ है, या एक्सटेंड टू 1 लाख. एक्सटेंड टू 1 लाख मतलब 1 लाख तक कुछ भी. अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 5,000 पर डे. ओके, दिस वुड बी द पेनल्टी फॉर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ